भारत में कोरोना वैक्सीनेशन का आंकड़ा 27 करोड़ के पार। पिछले 24 घंटों में 97,000 से अधिक मरीज हुए स्वस्थ। दैनिक संक्रमण मामलों की थमी रफ्तार। महाराष्ट्र में आज से 30 से 44 वर्ष आयु वर्ग के नागरिकों का टीकाकरण शुरू। वित्त मंत्रालय ने स्विट्जरलैंड में भारतीयों द्वारा रखे गए कथित काले धन पर मीडिया रिपोर्ट्स का खंडन किया। स्विस बैंकों में जमा राशि में वृद्धि या कमी को सत्यापित करने के लिए स्विस अधिकारियों से मांगी सूचना। यूएन में भारत के स्थायी प्रतिनिधि टीएस त्रिमूर्ति ने कहा, म्यांमार में लोकतंत्र की बहाली के लिए भारत का समर्थन रहेगा जारी। म्यांमार के लोगों की आशाओं और आकांक्षाओं का किया जाना चाहिए पूरा सम्मान। फ्लाइंग सिख मिल्खा सिंह के पार्थिव शरीर का आज किया जाएगा अंतिम संस्कार। 91 साल की उम्र में कोरोना से हुआ निधन। पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित मिल्खा सिंह ने पीजीआई चंडीगढ़ में ली अंतिम सांस। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री सहित कई गणमान्य जनों ने जताया शोक। नमस्कार, समाचारों में आपका स्वागत है। मैं हूं नदीम अंसारी। केंद्रीय गृह मंत्री सचिव ने सभी राज्यों के मुख्य सचिवों को पत्र लिखा है। पत्र में केंद्र ने राज्यों से कहा है कि कोविड के दूसरे वेव की गंभीरता को देखते हुए अनलॉक करते समय कोविड प्रोटोकॉल का ख्याल रखें। केंद्र ने कहा कि राज्य कोविड नियंत्रण के लिए 5 सूत्रों का पालन करें, जिसके तहत टेस्ट, ट्रेस और ट्रीट के साथ साथ कोविड व्यवहार अपनाना, टीकाकरण कराना, कंटेनमेंट जोन बनाने पर खास ध्यान देना है। एक तरफ जहां देखा जा रहा है कि केस में कमी आ रही है और दूसरी तरफ राज्य अनलॉक की तरफ बढ़ रहे हैं, तो ऐसे में जरूरी है कि लोग सावधान रहें। केंद्र ने राज्यों से ये भी कहा है कि हाल के दिनों में देखा गया है कि कुछ शहरों के बाजारों में काफी भीड़ भाड़ है और लोग बिना मास्क लगाकर घूम रहे हैं। इससे कोरोना संक्रमण का खतरा बढ़ेगा। राज्यों से कहा गया है कि वो जिला प्रशासन को निर्देश दें कि कोविड प्रोटोकॉल का लोग पालन करें, बाजारों में मास्क लगाएं और निरंतर निगरानी करते रहें। केंद्र ने राज्यों से कहा है कि टेस्ट करते रहें, टेस्ट में कोई कमी नहीं आनी चाहिए। केंद्र ने राज्यों से ये भी कहा कि टीकाकरण कोरोना को चेन को तोड़ने के लिए जरूरी है, इसलिए सभी राज्यों को टीकाकरण की गति बढ़ानी चाहिए ताकि जल्द से जल्द लोगों को वैक्सीन दी जाए, जिसके लिए राज्य सरकार को टेस्ट, ट्रेस, ट्रीट के साथ साथ टीकाकरण पर भी ध्यान देना चाहिए। देश में कोरोना वायरस के दैनिक मामलों में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के मुताबिक देश भर में पिछले 24 घंटों में 60,753 नए मामले दर्ज किए गए। वहीं पिछले 24 घंटों में 97,743 मरीज उपचार करवाकर स्वस्थ हो चुके हैं, जिसके बाद देश में रिकवरी रेट बढ़कर 96.16% हो गया है। इस समय देश में सक्रिय मामलों की कुल संख्या 7,60,019 है। बीते 24 घंटों में देश भर में कोरोना से 1,647 लोगों की मौत हुई है। साप्ताहिक पॉजिटिविटी रेट वर्तमान में 3.58% दर्ज किया गया है और दैनिक पॉजिटिविटी रेट 2.98% हुआ, जो लगातार 12 दिन से 5% से कम बना हुआ है। कोरोना के खिलाफ टीकाकरण अभियान में भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के मुताबिक देश में अब तक 27 करोड़ 23 लाख 88 हजार से अधिक कोविड टीकों की खुराक दी गई है। वहीं पिछले 24 घंटों में 33 लाख से अधिक टीके लगाए गए हैं। केंद्र की तरफ से राज्यों को 28 करोड़ 50 लाख वैक्सीन का डोज मुहैया कराया गया है। अभी 2 करोड़ 87 लाख वैक्सीन राज्यों के पास मौजूद हैं। महाराष्ट्र में आज से 30 से 44 वर्ष आयु वर्ग के नागरिकों का टीकाकरण शुरू हो रहा है। अभियान सरकारी टीकाकरण केंद्र के माध्यम से चलाया जा रहा है। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने कहा कि 45 वर्ष से अधिक आयु के नागरिकों का टीकाकरण नियमित रूप से जारी रहेगा। केंद्र सरकार ने राज्यों को 18 से 44 वर्ष के आयु वर्ग के नागरिकों के टीकाकरण की प्राथमिकता तय करने की अनुमति दी है। इसी के अनुरूप राज्य के स्वास्थ्य विभाग ने टीकाकरण योजना के लिए आयु वर्ग निर्धारित किया है और आज से 30 से 44 वर्ष के आयु वर्ग के नागरिकों को टीका लगाया जाएगा। सरकारी टीकाकरण केंद्रों पर टीकाकरण के लिए पूर्व पंजीकरण भी ऑनलाइन और केंद्र पर जाकर किया जा सकता है। 30 से 44 वर्ष की आयु के नागरिकों के लिए टीकाकरण सत्र की योजना बनाने के लिए
कोविन ऐप में आवश्यक परिवर्तन किए जाएंगे। देश में कोरोना की जांच क्षमता में काफी वृद्धि हुई है। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ने बताया कि देश भर में 18 जून तक कुल 38 करोड़ 92 लाख 7,637 नमूनों का परीक्षण किया गया, जिनमें 18 जून को 19 लाख 2,009 नमूनों की जांच शामिल है। वित्त मंत्रालय ने स्विट्जरलैंड में भारतीयों द्वारा रखे गए कथित काले धन पर हाल ही में प्रकाशित समाचार मीडिया रिपोर्ट्स का खंडन किया है। मंत्रालय ने कहा है कि मीडिया में कई ऐसी रिपोर्ट्स प्रकाशित हुई जिनमें कहा गया कि स्विस बैंकों में जमा भारतीयों का पैसा साल 2020 के अंत तक बढ़कर 20,700 करोड़ रुपए हो गया है, जो साल 2019 के अंत तक 6,625 करोड़ रुपए था। मंत्रालय ने आगे कहा कि मीडिया रिपोर्ट्स इस तथ्य की ओर इशारा करती हैं कि रिपोर्ट किए गए आंकड़े बैंकों द्वारा स्विस नेशनल बैंक को बताए गए आधिकारिक आंकड़े हैं और वे स्विट्जरलैंड में भारतीयों द्वारा रखे गए कथित कालेधन की मात्रा का संकेत नहीं देते हैं। इसके अलावा इन आंकड़ों में वो पैसा शामिल नहीं है जो भारतीयों, एनआरआई या अन्य लोगों के पास स्विस बैंकों में तीसरे देश की संस्थाओं के नाम पर हो सकता है। मंत्रालय ने आगे कहा कि हालांकि ग्राहकों द्वारा जमा की गई राशि वास्तव में साल 2019 के आखिर से घटी है, प्रत्ययी संस्थाओं के माध्यम से रखा गया धन भी 2019 के आखिर से आधे से अधिक रह गया है। मंत्रालय ने कहा कि स्विस बैंकों में जमा राशि में वृद्धि या कमी को सत्यापित करने के लिए स्विस अधिकारियों से सूचना मांगी गई है। पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर पिछले साल भारत चीन की स्थिति पर वायुसेना प्रमुख ने जोर देकर कहा कि आज भारत की स्थिति पहले की तुलना में कहीं अधिक मजबूत है। एक साल पहले जो देखा था, जब सडनली ये हुआ था, हमने डिप्लॉयमेंट्स की थी, आपको पता है उसका क्या रिजल्ट हुआ, एंड हमारी बहुत स्ट्रॉन्ग डिप्लॉयमेंट थी। उसके बाद ये जो एक साल का पीरियड रहा है, उसमें एडवांटेज या जो हमारी स्ट्रेंथ है उसको लूज़ करने का तो सवाल ही पैदा नहीं है। तो इस एक साल में हमने भी अपने काम स्टेप्स लिए हैं, काम किया है, जो अक्रॉस देखा है कि उन्होंने क्या कर रहे हैं। जैसे आपका शायद इंडिकेशन उनका इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की तरफ है कि वहाँ अक्रॉस काफ़ी काम हो रहा है, मिसाइल्स डिफेंस सिस्टम भी काफ़ी हैं, बट हमने वो सब मॉनिटर किया और अपने एयरफोर्स में अपनी कैपेबिलिटी एनहांसमेंट में इस सब को ध्यान में रखा है। सो हमारी कैपेबिलिटी जो एक साल पहले थी आज उससे कहीं ज़्यादा है। वायुसेना प्रमुख ने पूर्वी लद्दाख के हालात पर वार्ता जारी रहने की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि अगले दौर की वार्ता के लिए बातचीत चल रही है। कमांडर स्तर की बातचीत का प्रस्ताव है और इस बारे में निर्णय लिया जाएगा। The talks are on. The 11th round had taken place. The next round of talks, there is some activity in terms of there is a proposal for div commander level talks. So those decisions will be taken. The first attempt is to continue with the talks and do the disengagement at the balance friction points, and of course follow it up with de-escalation. However, in parallel, the ground realities are being monitored closely. Whatever is the reality across in terms of current leftover locations, deployments, any changes, that is being monitored closely. And whatever actions are required on our part, we are taking. Be rest assured. और केंद्र की तरफ से सभी राज्यों को पत्र जारी किया गया है। कोविड के नियंत्रण के लिए 5 सूत्रीय एक तरह से सलाह मशवरा किया गया है, राज्यों को निर्देश दिए गए हैं। और इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता नितेंद्र सिंह। नितेंद्र, लगातार एक तरफ कोरोना के जो मामले हैं वो कम हो रहे हैं, घटते जा रहे हैं, और जो सक्रिय मामले उनमें भी कमी आई है। बावजूद इसके किसी तरह की सरकार की तरफ से कोई कोताही नहीं बरतने का पूरा ध्यान रखा जा रहा है। और इसी के तहत राज्यों को पत्र लिखकर केंद्र की तरफ से सलाह दी गई है कि वो अपने यहाँ जो भी है टेस्ट, ट्रेस और टीकाकरण पर जोर दें। नितेंद्र, क्या है पूरी खबर? निश्चित तौर पे नदीम एक बड़ा एक तरह से कड़ा पत्र लिखा गया है केंद्र की तरफ से राज्यों को। वो इस संदर्भ में लिखा गया कि एक तरफ तो मामले कम हो रहे हैं, हम देख रहे हैं कि एवरेज हर दिन 60,000 के आसपास मामला आ रहा है, और दूसरी लहर एक तरह से थमता नजर आ रहा है, कम होता जा रहा है। लेकिन दूसरी तरफ
जो राज्य है वो अनलॉक की तरफ बढ़ रहे हैं, रिस्ट्रिक्शंस में ढील दी जा रही है, तो ये ऐसा ना हो कि लोग लापरवाह हो जाएं, कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर ना करें, बिना मास्क लगाए घूमे, तो ऐसे में फिर दोबारा संक्रमण का खतरा रहेगा। इस लिहाज से केंद्र ने राज्यों को पत्र लिखा है और इस बात को सुनिश्चित करने के लिए कहा है कि अभी भी जो 5 सूत्री फॉर्मूला है उस पे काम करने की जरूरत है, जिसमें कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर हो, टेस्ट हो, ट्रेस हो, ट्रीट हो और वैक्सीनेशन पे खासा फोकस रहे, क्योंकि हाल के दिनों में ये भी केंद्र की तरफ से बताया गया है कि जो कई राज्यों की जो शहर है, बाजारों में भीड़ भाड़ देखी जा रही है, साथ ही साथ लोग कोविड का प्रोटोकॉल का पालन नहीं कर रहे हैं, कई लोग बिना मास्क के घूम रहे हैं। ऐसे में जिला प्रशासन को ये निर्देश दिया जाए कि लोगों को ये जागरूक करें, सुनिश्चित करें कि कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन हो हर हाल में, और जहां भी रिस्ट्रिक्शंस में ढील दी जा रही है वहां पे ग्रांड सिचुएशन के आधार पे ही ढील दी जाए। ऐसा ना हो कि जहां पे पॉजिटिविटी रेट 5% से ज्यादा हो या 10% के आसपास पॉजिटिविटी रेट हो, वहां पे आप ढील दे दें। तो जब भी कभी रिस्ट्रिक्शन में कमी लाने की बात है, वहां पर ग्राउंड की सिचुएशन क्या है उसका खास ख्याल रखें, और साथ ही साथ ये भी सुनिश्चित करें कि बाजार हो या फिर सार्वजनिक जगह हो या सार्वजनिक परिवहन हो, वहां पर मास्क लोग जरूर पहने, हैंड हाइजीन का ख्याल रखें, सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखें, और जहां भी वर्क प्लेस है, क्लोज जहां पे स्पेस है, वहां पर प्रॉपर वेंटिलेशन की व्यवस्था हो। इन तमाम चीजों को एहतियात बरतने के लिए केंद्र की तरफ से कहा गया है। साथ ही साथ ये भी कहा गया है कि टेस्टिंग की कैपेसिटी में को बढ़ाया जाए और उसमें कोई कमी नहीं लाया जाए, ज्यादा से ज्यादा संख्या में टेस्ट हो। साथ ही साथ वैक्सीनेशन को काफी तेज गति से चलाने के लिए कहा गया है, क्योंकि चेन ब्रेक ऑफ चेन के लिए वैक्सीनेशन बहुत जरूरी है और ज्यादा से ज्यादा तेजी से वैक्सीनेट लोगों को किया जाए, इस पे खास ध्यान देने की जरूरत है। बिल्कुल नितिन, तो कुल मिलाकर राज्य सरकारों को, केंद्र शासित प्रदेशों को निर्देश केंद्र की तरफ दिया गया है। नितिन, आपसे एक वास्तविक स्थिति के बारे में जानकारी लेना चाहेंगे कि जिस तरह से राज्य अनलॉक की तरफ बढ़ रहे हैं, खासकर कई राज्यों में, अगर हम दिल्ली की भी बात करें तो दिल्ली के बाजारों में बेतहाशा भीड़ देखने को मिल रही है और कहीं कहीं पर तो लोग जो है कोविड प्रोटोकॉल का भी पालन नहीं कर रहे हैं, मास्क तक का भी इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में राज्यों को किस तरीके से इसको लागू करना चाहिए? देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पे ये जरूर देखा गया है बाजारों में, चाहे वो दिल्ली हो, मुंबई हो, बाकी बड़े शहरों में, कि लोग अचानक टूट पड़े हैं बाजारों में। अब आप देख रहे हैं कि प्रोटोकॉल का पालन नहीं हो पा रहा है दुकान में, साथ ही साथ कई लोग मास्क भी नहीं लगा रहे। ऐसे में फिर उनको ही खतरा है। एक तरफ तो राज्य प्रशासन और जिला प्रशासन अपनी तरफ से उन पे निगरानी रखी रहा है, लेकिन सबसे बड़ी जरूरी बात यह है कि हम सबको खुद का ख्याल रखना है, क्योंकि हम जानते हैं कि दूसरी लहर में कितना नुकसान हुआ है, कितनी जानें गई हैं, और शायद ही कोई परिवार हो जो इससे प्रभावित न हुआ हो। तो हमें अपना ख्याल रखना है कि अगर हमें बचना है तो हम बाजार में उस वक्त नहीं जाएं जब भीड़ हो काफी, और देखें कि अगर कोई वहां पे ज्यादा लोग हैं तो बिल्कुल ही ना जाए, थोड़ी देर बाद जा सकते हैं या अगले दिन आप कुछ भी खरीदारी कर सकते हैं। तो ये अगर पालन आप करेंगे, साथ ही साथ मास्क लगाएंगे, जो 2 गज की दूरी का पालन करेंगे, तभी हम संक्रमण से बच सकते हैं। नहीं तो चूंकि वायरस हमारे बीच में अभी भी है, थोड़ी सी भी ढिलाई एक बार फिर नए संक्रमण को जन्म देगा और एक नई लहर पैदा अगर होगी तो निश्चित तौर पे एक फिर मुसीबत होगा, अस्पतालों पर बोझ बढ़ेगा। सबसे ज्यादा अब चिंता का विषय है कि मान लिया कोरोना के जो मरीज है उनका तो इलाज हो ही जा रहा है, लेकिन जो नॉन कोविड पेशेंट है, जिसमें हार्ट के मरीज है, कैंसर के मरीज है, वो कितना सफर कर रहे हैं, ये भी देखने वाली बात है। वो भी हमारे ही परिवार और अपने समाज के हिस्से के लोग हैं, उनका कैसे इलाज होगा ये भी सोचना बहुत जरूरी है, क्योंकि अब धीरे धीरे चाहे एम्स हो या बाकी दूसरे अस्पताल ओपीडी भी खोल दिए हैं, दूसरे मरीजों का भी इलाज हो रहा है। अगर हम सावधानी बरतेंगे तो एक तो संक्रमण कम होगा, साथ ही साथ जो दूसरे नॉन कोविड पेशेंट है उनका भी बेहतर तरीके से इलाज हो पाएगा, और हमारे डॉक्टर और जो फ्रंट लाइन वर्कर है उनको भी खतरा कम होगा। तो ये सब समझना हमारे लिए भी जरूरी है। जी बिल्कुल नितिन, इस पूरी जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। तो कोरोना के खिलाफ लड़ाई अभी जारी है और इसके लिए कोविड प्रोटोकॉल का पालन करना सभी के लिए बहुत जरूरी है। समाचारों में आगे बढ़ते हैं। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने गृह मंत्री अमित शाह से उनके आवास पर मुलाकात की। उद्योगों के प्रमोशन और इंटरनल ट्रेड विभाग DPIIT के सचिव डॉक्टर गुरु प्रसाद महापात्रा का निधन हो गया है। 1986 बैच के गुजरात कैडर के IAS ऑफिसर ने 2019 में उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग के सचिव के रूप में पदभार ग्रहण किया था।
राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने DPIIT के सचिव डॉक्टर गुरु प्रसाद महापात्रा के निधन पर दुख व्यक्त किया है। उन्होंने अपने ट्वीट में कहा कि DPIIT सचिव डॉक्टर गुरु प्रसाद महापात्रा के असामयिक निधन के बारे में जानकर दुख हुआ। एक उत्कृष्ट नौकरशाह, उनकी कार्य नैतिकता और लोक सेवा के प्रति समर्पण अनुकरणीय रहेगा। उनके परिवार, दोस्तों और सहकर्मियों के प्रति मेरी गहरी संवेदना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने DPIIT सचिव डॉक्टर गुरु प्रसाद महापात्रा के निधन पर दुख व्यक्त किया है। अपने ट्वीट में पीएम मोदी ने कहा कि DPIIT सचिव डॉक्टर गुरु प्रसाद महापात्रा के निधन से दुखी हूं। मैंने उनके साथ गुजरात और केंद्र में बड़े पैमाने पर काम किया था। उन्हें प्रशासनिक मुद्दों की बहुत अच्छी समझ थी और वो अपने अभिनव उत्साह के लिए जाने जाते थे। उनके परिवार और मित्रों के लिए संवेदना है। केंद्रीय मंत्रिमंडल सचिव राजीव गौबा ने DPIIT सचिव डॉक्टर गुरु प्रसाद महापात्रा के असामयिक निधन पर गहरा दुख व्यक्त किया है। अपने शोक संदेश में गौबा ने कहा है कि डॉक्टर महापात्रा एक प्रिय सहयोगी और एक उत्कृष्ट सिविल सेवक थे। जिनके पास रणनीतिक सोच और नेतृत्व के असाधारण गुण थे। अधिकार प्राप्त समूहों में से एक के प्रमुख के रूप में उन्होंने कोविड-19 महामारी के खिलाफ चल रही लड़ाई में अत्यंत समर्पण के साथ काम किया। पॉजिटिव और स्वस्थ नहीं होते हुए भी उन्होंने बहुत ही चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में देश भर में ऑक्सीजन की आपूर्ति की निगरानी करते हुए लंबे समय तक काम करना जारी रखा। उन्हें उनके सक्रिय दृष्टिकोण और लोक सेवा के लिए उनकी प्रतिबद्धता के लिए याद किया जाएगा। उनका असामयिक निधन हम सभी के लिए एक अपूरणीय क्षति है। मैं उनके परिवार के सदस्यों के प्रति अपनी गहरी संवेदना व्यक्त करता हूं। म्यांमार पर संयुक्त राष्ट्र महासभा के प्रस्ताव पर संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि TS त्रिमूर्ति ने बयान दिया। म्यांमार पर 5 सूत्रीय सहमति और आसियान की पहल का TS त्रिमूर्ति ने स्वागत करते हुए कहा कि राजनयिक गतिविधियों का मकसद इन प्रयासों को और मजबूत करना होगा। त्रिमूर्ति ने हिरासत में लिए गए नेताओं की रिहाई और कानून को बरकरार रखने का भी आह्वान किया। उन्होंने कहा कि भारत म्यांमार में लोकतांत्रिक परिवर्तन में तेजी लाने और समर्थन करने के उपायों के साथ जुड़ना जारी रखेगा ताकि म्यांमार के लोगों की आशाओं और आकांक्षाओं का पूरा सम्मान किया जा सके और उन्हें पूरा किया जा सके। India welcomes the ASEAN initiative on Myanmar and the 5-point consensus. Our diplomatic engagements will be aimed at strengthening these efforts. We also call for upholding the rule of law and release of detained leaders. India's position on the situation in Myanmar has been clear and consistent. We have expressed our deep concern on the developments in Myanmar. We strongly condemn the use of violence and urge maximum restraint. India will continue to engage with measures to accelerate and support the democratic transition in Myanmar so that the hopes and aspirations of the people of Myanmar are fully respected and met. भारत के महान धावक फ्लाइंग सिख के नाम से मशहूर मिल्खा सिंह का आज चंडीगढ़ में अंतिम संस्कार किया जाएगा। कोविड-19 के बाद उत्पन्न हुई जटिलताओं के बाद उनकी हालत गंभीर हो गई थी। 4 बार के एशियन गोल्ड मेडलिस्ट मिल्खा सिंह ने अपने करियर में कई खिताब जीते। मिल्खा सिंह ने 1956, 1960 और 1964 ओलंपिक में भारत का प्रतिनिधित्व किया था। 1960 रोम ओलंपिक में उन्होंने अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया था। भारत ने अपने नायाब हीरे को खो दिया। महान एथलीट मिल्खा सिंह अब हमारे बीच नहीं रहे। कोविड-19 के बाद उत्पन्न जटिलताओं के चलते उनका निधन हो गया। भारत की हर युवा पीढ़ी जिसे खेल से प्रेम है वो मिल्खा सिंह को सलाम करती है। ओलंपिक खेलों में वह भले ही मेडल जीतने से चूक गए हों, लेकिन एक समय था जब मिल्खा के नाम का डंका दुनिया में बजता था। फ्लाइंग सिख के नाम से मशहूर मिल्खा सिंह का जन्म 1929 में पाकिस्तान के मुजफ्फरगढ़ के गोविंदपुरा में हुआ था। उन्होंने अपने जीवन में कई कठिनाइयों का सामना किया और भारत पाकिस्तान के बंटवारे के वक्त उन्हें भारत आना पड़ा। लेकिन इस दौरान उन्होंने 14 में से अपने 8 भाई बहनों और माता पिता को खो दिया। इन सब यादों के साथ वे भारत आए और सेना में शामिल हो गए। सेना में भर्ती होना मिल्खा सिंह का सबसे जबरदस्त फैसला था। इस फैसले ने उनकी पूरी जिंदगी बदल दी और एक क्रॉस कंट्री रेस ने उनके प्रभावशाली करियर की नींव रखी। मिल्खा सिंह ने 1958 और 1962 एशियाई खेलों में गोल्ड मेडल जीता। उन्होंने 3 ओलंपिक में भारत का प्रतिनिधित्व किया और उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 1960 का रोम ओलंपिक था, जिनमें वे कांस्य पदक जीतने से चूक गए थे। उन्होंने पहली बार 1956 के मेलबर्न ओलंपिक में 200
और 400 मीटर की स्पर्धा में भारत का प्रतिनिधित्व किया। 1960 के रोम ओलंपिक में 400 मीटर दौड़ में मिल्खा ने 45.73 सेकंड के साथ राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया, जो कि लगभग 38 साल तक बना रहा। 1998 में परमजीत ने मिल्खा का राष्ट्रीय रिकॉर्ड तोड़ा। मिल्खा सिंह ने ट्रैक एंड फील्ड में वो छाप छोड़ी जिसे सदियों तक याद रखा जाएगा। स्पोर्ट्स डेस्क, डीडी न्यूज। और फ्लाइंग सिख के नाम से मशहूर पूर्व भारतीय एथलीट मिल्खा सिंह के निधन से पूरा देश शोक में डूबा हुआ है। बीते दिनों ही मिल्खा सिंह कोरोना नेगेटिव हुए थे, लेकिन अचानक से उनकी तबीयत नाजुक होने लगी, जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती किया गया था, जहां उनकी मृत्यु हो गई। कई अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में देश के लिए पदक जीतने वाले मिल्खा सिंह रोम में हुए 1960 के ओलंपिक में मामूली अंतर से पदक से चूक गए थे। कुछ समय पहले दूरदर्शन से हुई बातचीत में मिल्खा सिंह ने रोम ओलंपिक अनुभवों को साझा किया था। पेश है इस ऑडियो बातचीत के कुछ अंश। जब रेस शुरू होने लगी तो उसी तरह से मैंने वाहेगुरु को दिल के अंदर उतार के नाम ले के सारी चीज़ जाकर स्टार्टिंग पॉइंट पे बैठा, फायर हुआ और रेस शुरू हुई। रेस शुरू हुई तो जब रेस शुरू होती है स्टेडियम सारा गूंज उठता है और तब खिलाड़ी को पता ही नहीं होता कि वो कहाँ जा रहा है और कैसे जा रहा है, क्या चीज़ें हो रही हैं। तो पहली 200 मीटर जो मैंने जसदेव जी लगाई वो इतनी फास्ट लगाई कि अब भी लोग कहते हैं कि आज तक दुनिया में ऐसा एथलीट कोई नहीं हुआ जो कि पहली 200 मीटर जो है 21 सेकंड्स के अंदर कवर की हो। तो जब मैं 250 मीटर पे पहुंचा तो 250 मीटर पे पहुंचते ही मेरे दिमाग के अंदर मेरी किस्मत का सितारा वहीं पे डूबा। वो कैसे डूबा मैं बताना चाहता हूं कि 250 मीटर के ऊपर पहुंचते ही मेरे दिमाग के अंदर ये चीज़ आई कि मिल्खा सिंह तो इतना तेज़ दौड़ रहा है, हो सकता है कि ये 400 मीटर तेरे से ख़त्म ना हो। तो वो जिस स्पीड के अंदर मैं जा रहा था उस स्पीड को मैंने तोड़ा, जो रिदम जो था उस रिदम को मैंने तोड़ा। लास्ट वाले 100 मीटर के अंदर मैंने बहुत कोशिश की, स्टेमिना था मेरे में, बहुत कोशिश की मेल स्पेंस को पकड़ने के लिए। वो मेरे आगे जा रहा है, मैं उसकी टांगें देख रहा हूँ कि टांगें उसकी लड़खड़ाती जा रही हैं। पकड़ते 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 जब मैं टेप पे पहुंचा, हमने दोनों ने जाके ऐसे फ़ोटो फिनिश किया। तो फ़ोटो फिनिश में वो ले गया 3rd प्लेस और मुझे 4थे नंबर पे जाना पड़ा। मगर ये रेस इतनी तेज़ हम लोगों ने सब ने दौड़ी कि 4 आदमियों ने तो दुनिया का रिकॉर्ड तोड़ा, हम चारों ने, और जो 2 पीछे वाले थे वो भी दुनिया का रिकॉर्ड इक्वल कर गए। और ये रेस जो थे वो हिस्ट्री में जाएगी कि ऐसी रेस जो है 400 मीटर आज तक कभी किसी ओलंपिक गेम के अंदर नहीं हुई। मुझे बहुत खुशी है कि आप चंडीगढ़ आए हैं और ये सारी हिस्ट्री आपने मेरी पूछी है। मिल्खा सिंह जी, आपने इतना वक्त दिया, अपनी ज़िंदगी की सारी घटनाएं, बातें, जो कुछ भी हम जानना चाहते थे, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद। और केंद्रीय खेल मंत्री किरेन रिजिजू ने बताया कि वो खेल मंत्रालय और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से एक शोक संदेश लेकर चंडीगढ़ जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि मिल्खा सिंह एक खिलाड़ी ही नहीं बल्कि देश के हर युवा के लिए एक मिसाल थे। आज प्रधानमंत्री जी का जो औपचारिक शोक संदेश है, उनका मैसेज लिखित रूप में वो मैं लेकर के जाऊंगा और उनके जो अंतिम विदा होगा, फ्यूनरल होगा, उसमें मैं अटेंड करूंगा। तो आज ओलंपिक के इस माहौल में मेरे ख्याल से हर एक खिलाड़ी मिल्खा सिंह जी का संदेश को समझते हुए, उनसे प्रेरणा लेते हुए अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करेंगे ओलंपिक्स में, ये मेरा उम्मीद है। और साथ साथ जो मिल्खा सिंह जी का फाइटिंग स्पिरिट है उसको हर एथलीट को अपनाना है। निशानेबाजी एक ऐसा खेल है जिसमें भारत को ओलंपिक में काफी सफलता मिली है। देश ने ओलंपिक खेलों में निशानेबाजी स्पर्धा में 4 पदक जीते हैं, जिसमें 1 स्वर्ण शामिल है। टोक्यो ओलंपिक के लिए 15 भारतीय निशानेबाजों ने कोटा हासिल किया और देश को कुछ और कोटा हासिल करने की उम्मीद है। भारतीय निशानेबाज टोक्यो ओलंपिक के लिए तैयार हैं। ऐसे में हम आपके लिए भारत के स्टार निशानेबाज एलावेनिल वलारिवन की कहानी लेकर आए हैं, जो इस बार ओलंपिक पदक की प्रबल दावेदारों में शुमार हैं।
आज के इस अंक में हम बात करेंगे एलावेलिन विलरिवान की, जिन्होंने तमिलनाडु से अपना सफर शुरू किया और गगन नारंग की एकेडमी में पहुंचने के बाद उनकी पूरी तकदीर बदल गई। जी हां, आज वो दुनिया की नंबर 1 निशानेबाज हैं और भारतीय फैंस को उनसे बड़ी उम्मीद है। एलावेलिन खुद भी चाहती हैं कि वो टोक्यो ओलंपिक में ऐतिहासिक प्रदर्शन करें और देश के लिए पदक जीतने में कामयाबी हासिल करें। Every athlete wants to own a tricolored jacket. The biggest gift any athlete can get is to get to represent their country. And I think I'm very much privileged in that I get to do it. I met Gagan sir for training in 2017. The first time when I trained with him, it kind of changed my whole viewpoint of the game. With his expertise, I was really able to, mark my skills up to a very good level. There was something different about Ella. There was a spark that was lighting more frequently. I think the team at Sanskar Dham with Neha and all the other athletes and the coaches over there and the staff of Sanskar Dham was absolutely fantastic in supporting this venture. एलावेनिल वुलारवन महज 21 साल की हैं, लेकिन उनकी गिनती दुनिया में महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल की शीर्ष रैंकिंग वाली निशानेबाजों के रूप में की जाती है। एलावेनिल ने अपनी शूटिंग यात्रा संस्कार धाम शूटिंग रेंज से शुरू की थी और बाद में गगन नारंग अकादमी में शामिल होने पर उनका जीवन पूरी तरह बदल गया। I used to do sprint, I used to do long distance, then eventually I got inclined towards badminton. But I think shooting was the last sport I ever tried and it just got me attached to it. Actually, Elavenil started this career is an accident. My student, the Riyasha father, called me to come and see how she is practicing. So we three went there. There we saw the shooting practice of Riyasha. She gave that rifle to me and I handed over to Elavenil. That was the way it was started, her interest. When I sent Elavenil to Rifle Club for 5 days camp when she was in 5th standard. But people used to laugh at us. लड़कियों को क्यों ऐसा बेचते हैं? ऐसा क्या करेगी इसमें? शूटिंग में क्या है? But we never bothered. तमिलनाडु की युवा निशानेबाज का 2018-19 का सत्र अविश्वसनीय रहा, जब उन्होंने 2 अलग अलग ISSF जूनियर विश्व कप में 3 स्वर्ण पदक जीतकर अपने नाम का डंका बजा दिया। उनकी सफलता में 4 चांद तब लगा जब उन्होंने 2019 में रियो डी जेनेरियो में ISSF विश्व कप में स्वर्ण पदक जीता। इसके बाद उन्होंने चीन में ISSF विश्व कप फाइनल में एक और स्वर्ण पदक जीतकर अपने पदक तालिका में एक और उपलब्धि हासिल कर ली। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उनकी निरंतरता को जल्द ही महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल में नंबर 1 स्थान के साथ पुरस्कृत किया गया। इसका फायदा उन्हें इस वर्ष होने वाले ओलंपिक खेलों में मिलेगा। I won my first senior World Cup medal at Rio 2019 and I won my second World Cup finals medal in Putian 2019. So after winning that Putian gold medal, I became the world number 1. And we were awarded with the Golden Target Award by the International Shooting Sports Federation. She is in a right zone and we hope that she wins that medal. लंबे समय के बाद शूटिंग रेंज से दूर रहने से एलावेनिल वुलारवन को खेल से अलग होने और जीवन के अन्य पहलुओं पर ध्यान केंद्रित करने में मदद मिली। कुछ ऐसा जो वह मानती हैं कि एक एथलीट के जीवन में महत्वपूर्ण है। Participating in Olympic Games itself is an achievement. Usually in my mind training sessions, we try to work on my thought process, what happens during the competition and what generally doesn't happen during the competition. And we work on this, we work a bit on breathing, on how the breathing should be, during stress period of time, how it should be, and during normal period of time, how it should be. एलावेनिल ने नेशनल राइफल एसोसिएशन के ओलंपिक क्वालिफाइंग इवेंट में लगातार शानदार प्रदर्शन किया और वह ओलंपिक की प्रबल दावेदारों में शुमार हैं। अब देश को उनसे गोल्डन शॉट्स की उम्मीद है। मुकेश शुक्ला, डीडी न्यूज, दिल्ली। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन डीडी न्यूज पर खबरें लगातार जारी हैं। नमस्कार।
Doctors Chat, a special edition on COVID series where we decode the COVID pandemic and talk about the big picture. Are we now, as we speak, Dr. Shetty, in the grip of the situation? I am very, very optimistic, and I am convinced that if we play our cards well now, third wave of COVID will be nothing but an epidemic of common cold. I am confident that India will become the first country in the world to dissociate healthcare from affluence. Have we left the worst behind? We can do it. Believe me, I trust my country and I trust my government. गृह मंत्रालय ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से कोविड महामारी की दूसरी लहर के बाद प्रतिबंधों में छूट के बावजूद कोताही न बरतने का किया आह्वान। राज्यों को कोविड अनुकूल व्यवहार, जांच, निगरानी, उपचार और टीकाकरण की 5 सूत्रीय रणनीति का पालन करने की दी सलाह। भारत में कोरोना वैक्सीनेशन का आंकड़ा 27 करोड़ के पार। पिछले 24 घंटों में 97,000 से अधिक मरीज हुए स्वस्थ। दैनिक संक्रमण मामलों की थमी रफ्तार। महाराष्ट्र में आज से 30 से 44 वर्ष आयु वर्ग के नागरिकों का टीकाकरण शुरू। वित्त मंत्रालय ने स्विट्जरलैंड में भारतीयों द्वारा रखे गए कथित काले धन पर मीडिया रिपोर्ट्स का खंडन किया। स्विस बैंकों में जमा राशि में वृद्धि या कमी को सत्यापित करने के लिए स्विस अधिकारियों से मांगी सूचना। यूएन में भारत के स्थायी प्रतिनिधि टी.एस. त्रिमूर्ति ने कहा, म्यांमार में लोकतंत्र की बहाली के लिए भारत का समर्थन रहेगा जारी। म्यांमार के लोगों की आशाओं और आकांक्षाओं को किया जाना चाहिए पूरा सम्मान। फ्लाइंग सिख मिल्खा सिंह के पार्थिव शरीर का आज किया जाएगा अंतिम संस्कार। 91 साल की उम्र में कोरोना से हुआ निधन। पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित मिल्खा सिंह ने पीजीआई चंडीगढ़ में ली अंतिम सांस। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री सहित कई गणमान्य जनों ने जताया शोक। नमस्कार, समाचारों में आपका स्वागत है। मैं हूं नदीम अंसारी। केंद्रीय गृह सचिव ने सभी राज्यों के मुख्य सचिवों को पत्र लिखा है। पत्र में केंद्र ने राज्यों से कहा है कि कोविड के दूसरे वेव की गंभीरता को देखते हुए अनलॉक करते समय कोविड प्रोटोकॉल का ख्याल रखें। केंद्र ने कहा कि राज्य कोविड नियंत्रण के लिए 5 सूत्रों का पालन करें, जिसके तहत टेस्ट, ट्रेस और ट्रीट के साथ साथ कोविड व्यवहार अपनाना, टीकाकरण कराना, कंटेनमेंट जोन बनाने पर खास ध्यान देना है। एक तरफ जहां देखा जा रहा है कि केस में कमी आ रही है और दूसरी तरफ राज्य अनलॉक की तरफ बढ़ रहे हैं, तो ऐसे में जरूरी है कि लोग सावधान रहें। केंद्र ने राज्यों से यह भी कहा है कि हाल के दिनों में देखा गया है कि कुछ शहरों के बाजारों में काफी भीड़ भाड़ है और लोग बिना मास्क लगाकर घूम रहे हैं। इससे कोरोना संक्रमण का खतरा बढ़ेगा। राज्यों से कहा गया है कि वो जिला प्रशासन को निर्देश दे कि कोविड प्रोटोकॉल का लोग पालन करें, बाजारों में मास्क लगाएं और निरंतर निगरानी करते रहें। केंद्र ने राज्यों से कहा है कि टेस्ट करते रहें, टेस्ट में कोई कमी नहीं आनी चाहिए। केंद्र ने राज्यों से यह भी कहा है कि टीकाकरण कोरोना की चेन को तोड़ने के लिए जरूरी है, इसलिए सभी राज्यों को टीकाकरण की गति बढ़ानी चाहिए ताकि जल्द से जल्द लोगों को वैक्सीन दी जाए, जिसके लिए राज्य सरकारों को टेस्ट, ट्रेस, ट्रीट के साथ साथ टीकाकरण पर जोर देने के लिए कहा गया है। देश में कोरोना वायरस के दैनिक मामलों में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के मुताबिक देश भर में पिछले 24 घंटों में 60,753 नए मामले दर्ज किए गए। वहीं पिछले 24 घंटों में 97,743 मरीज उपचार करवाकर स्वस्थ हो चुके हैं, जिसके बाद देश में रिकवरी रेट बढ़कर 96.16% हो गया है। इस समय देश में सक्रिय मामलों की कुल संख्या 7,60,019 है। बीते 24 घंटों में देश भर में कोरोना से 1,647 लोगों की मौत हुई है। साप्ताहिक पॉजिटिविटी रेट वर्तमान में 3.58% दर्ज किया गया है और दैनिक पॉजिटिविटी रेट 2.98% है, जो लगातार 12 दिन से
5% से कम बना हुआ है। कोरोना के खिलाफ टीकाकरण अभियान में भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के मुताबिक देश में अब तक 27,23,88,000 से अधिक कोविड टीकों की खुराक दी गई है। वहीं पिछले 24 घंटों में 33 लाख से अधिक टीके लगवाए गए हैं। केंद्र की तरफ से राज्यों को 28,50,00,000 वैक्सीन का डोज मुहैया कराया गया है। अभी 2,87,00,000 वैक्सीन राज्यों के पास मौजूद हैं। महाराष्ट्र में आज से 30 से 44 वर्ष आयु वर्ग के नागरिकों का टीकाकरण शुरू हो रहा है। अभियान सरकारी टीकाकरण केंद्र के माध्यम से चलाया जा रहा है। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने कहा कि 45 वर्ष से अधिक आयु के नागरिकों का टीकाकरण नियमित रूप से जारी रहेगा। केंद्र सरकार ने राज्यों को 18 से 44 वर्ष के आयु वर्ग के नागरिकों के टीकाकरण की प्राथमिकता तय करने की अनुमति दी है। इसी के अनुरूप राज्य के स्वास्थ्य विभाग ने टीकाकरण योजना के लिए आयु वर्ग निर्धारित किया है और आज से 30 से 44 वर्ष के आयु वर्ग के नागरिकों को टीका लगाया जाएगा। सरकारी टीकाकरण केंद्रों पर टीकाकरण के लिए पूर्व पंजीकरण भी ऑनलाइन और केंद्र पर जाकर किया जा सकता है। 30 से 44 वर्ष की आयु के नागरिकों के लिए टीकाकरण सत्र की योजना बनाने के लिए कोविन ऐप में आवश्यक परिवर्तन किए जाएंगे। देश में कोरोना की जांच क्षमता में काफी वृद्धि हुई है। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ने बताया कि देश भर में 18 जून तक कुल 38,92,07,637 नमूनों का परीक्षण किया गया, जिनमें 18 जून को 19,02,009 नमूनों की जांच शामिल है। वित्त मंत्रालय ने स्विट्जरलैंड में भारतीयों द्वारा रखे गए कथित कालेधन पर हाल ही में प्रकाशित समाचार मीडिया रिपोर्ट्स का खंडन किया है। मंत्रालय ने कहा है कि मीडिया में कई ऐसी रिपोर्ट्स प्रकाशित हुई जिनमें कहा गया है कि स्विस बैंकों में जमा भारतीयों का पैसा साल 2020 के अंत तक बढ़कर 20,700 करोड़ रुपए हो गया है, जो साल 2019 के अंत तक 6,625 करोड़ रुपए था। मंत्रालय ने आगे कहा कि मीडिया रिपोर्ट्स इस तथ्य की ओर इशारा करती है कि रिपोर्ट किए गए आंकड़े बैंकों द्वारा स्विस नेशनल बैंक को बताए गए आधिकारिक आंकड़े हैं और वो स्विट्जरलैंड में भारतीयों द्वारा रखे गए कथित कालेधन की मात्रा का संकेत नहीं देते हैं। इसके अलावा इन आंकड़ों में वो पैसा शामिल नहीं है जो भारतीयों, एनआरआई या अन्य लोगों के पास स्विस बैंकों में तीसरे देश की संस्थाओं के नाम पर हो सकता है। मंत्रालय ने आगे कहा कि हालांकि ग्राहकों द्वारा जमा की गई राशि वास्तव में साल 2019 के आखिर से घटी है, प्रत्ययी संस्थाओं के माध्यम से रखा गया धन भी 2019 के आखिर से आधे से अधिक रह गया है। मंत्रालय ने कहा कि स्विस बैंकों में जमा राशि में वृद्धि या कमी को सत्यापित करने के लिए स्विस अधिकारियों से सूचना मांगी गई है। पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर पिछले साल भारत चीन की स्थिति पर वायुसेना प्रमुख ने जोर देकर कहा कि आज भारत की स्थिति पहले की तुलना में कहीं अधिक मजबूत है। एक साल पहले जो देखा था, जब सडनली ये हुआ था, हमने डिप्लॉयमेंट्स की थी, आपको पता है उसका क्या रिजल्ट हुआ, एंड हमारी बहुत स्ट्रॉन्ग डिप्लॉयमेंट थी। उसके बाद ये जो एक साल का पीरियड रहा है उसमें एडवांटेज या जो हमारी स्ट्रेंथ है उसको लूज़ करने का तो सवाल ही पैदा नहीं है। तो इस एक साल में हमने भी अपने काम स्टेप्स लिए हैं, काम किया है, जो अक्रॉस देखा है कि उन्होंने क्या कर रहे हैं। जैसे आपका शायद इंडिकेशन उनका इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की तरफ है कि वहाँ अक्रॉस काफ़ी काम हो रहा है, मिसाइल्स डिफेंस सिस्टम भी काफ़ी हैं, बट हमने वो सब मॉनिटर किया और अपने एयरफोर्स में अपनी कैपेबिलिटी एनहांसमेंट में इस सब को ध्यान में रखा है। सो हमारी कैपेबिलिटी जो एक साल पहले थी आज उससे कहीं ज़्यादा है। वायुसेना प्रमुख ने पूर्वी लद्दाख के हालात पर वार्ता जारी रहने की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि अगले दौर की वार्ता के लिए बातचीत चल रही है, कमांडर स्तर की बातचीत का प्रस्ताव है और इस बारे में निर्णय लिया जाएगा। The talks are on. The 11th round had taken place. The next round of talks, there is some activity in terms of there is a proposal for div commander level talks. So those decisions will be taken. The first attempt is to continue with the talks and do the disengagement at the balance friction points, and of course follow it up with de-escalation. However, in parallel, the ground realities are being monitored closely. Whatever is the reality across in terms of current leftover locations, deployments, any changes, that is being monitored closely. And whatever actions are required on our part, we are taking. Be rest assured. पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने गृह मंत्री अमित शाह से उनके आवास पर मुलाकात की।
उद्योगों के प्रमोशन और इंटरनल ट्रेड विभाग DPIIT के सचिव डॉक्टर गुरु प्रसाद महापात्रा का निधन हो गया है। 1986 बैच के गुजरात कैडर के IAS ऑफिसर ने 2019 में उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग के सचिव के रूप में पदभार ग्रहण किया था। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने DPIIT के सचिव डॉक्टर गुरु प्रसाद महापात्रा के निधन पर दुख व्यक्त किया है। उन्होंने अपने ट्वीट में कहा कि DPIIT सचिव डॉक्टर गुरु प्रसाद महापात्रा के असामयिक निधन के बारे में जानकर दुख हुआ। एक उत्कृष्ट नौकरशाह, उनकी कार्य नैतिकता और लोक सेवा के प्रति समर्पण अनुकरणीय रहेगा। उनके परिवार, दोस्तों और सहकर्मियों के प्रति मेरी गहरी संवेदना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने DPIIT सचिव डॉक्टर गुरु प्रसाद महापात्रा के निधन पर दुख व्यक्त किया है। अपने ट्वीट में PM मोदी ने कहा कि DPIIT सचिव डॉक्टर गुरु प्रसाद महापात्रा के निधन से दुखी हूं। मैंने उनके साथ गुजरात और केंद्र में बड़े पैमाने पर काम किया था। उन्हें प्रशासनिक मुद्दों की बहुत अच्छी समझ थी और वो अपने अभिनव उत्साह के लिए जाने जाते थे। उनके परिवार और मित्रों के लिए संवेदनाएं। केंद्रीय मंत्रिमंडल सचिव राजीव गौबा ने DPIIT सचिव डॉक्टर गुरु प्रसाद महापात्रा के असामयिक निधन पर गहरा दुख व्यक्त किया है। Dr. Mahapatra's untimely demise is an irreparable loss for all of us. As Secretary DPIIT, he was implementing several important initiatives, and over the last 15 months or so, we worked very closely in government's fight against the COVID-19 pandemic. He was heading one of the empowered groups which government had set up to deal with various aspects of the pandemic, and he was working tirelessly even when he was unwell himself, down with COVID-19. He continued to work till long hours to increase the supply of oxygen and ensure its movement, its transportation to different parts of the country. His contribution was immense, invaluable. सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के सचिव गिरिधर अरमाने ने महापात्रा के निधन पर शोक व्यक्त करते हुए कहा कि देश उनके प्रशासनिक कार्यों को सदैव याद रखेगा। Sri Mahapatra is a very dear colleague and a very committed, sincere officer belonging to administrative service. I have been associated with him for last 4.5 years. I am amazed by his commitment to the developmental programs, especially important policies like Make in India and establishment of manufacturing facilities in the country. It is sad that a person who was working till the last minute for increasing the supply of oxygen to COVID hospitals has succumbed to COVID. I pray for peace of his soul and pray God that his family may be bestowed with the courage to bear the irreparable loss. एसोचैम सेक्रेटरी जनरल दीपक सूद ने भी उनके निधन पर शोक व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि उनका निधन भारतीय उद्योग के लिए बड़ा नुकसान है। Extremely saddened to hear the sad demise of Shri Guru Prasad Mahapatra ji. He was a very dynamic and a visionary officer with an impeccable track record. Personally, I have worked with him in Gujarat. I have great respect for the man that he was. He was a personal friend, mentor, who guided me personally as well as professionally through the thick of times. It is a terrible loss for Indian industry and for the nation. He shall be remembered for his great work that he's contributed at the national level and at the state level. म्यांमार पर संयुक्त राष्ट्र महासभा के प्रस्ताव पर संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि TS त्रिमूर्ति ने बयान दिया। म्यांमार पर 5 सूत्री सहमति और आसियान की पहल का TS त्रिमूर्ति ने स्वागत करते हुए कहा कि राजनयिक गतिविधियों का मकसद इन प्रयासों को और मजबूत करना होगा
त्रिमूर्ति ने हिरासत में लिए गए नेताओं की रिहाई और कानून को बरकरार रखने का भी आह्वान किया। उन्होंने कहा कि भारत म्यांमार में लोकतांत्रिक परिवर्तन में तेजी लाने और समर्थन करने के उपायों के साथ जुड़ना जारी रखेगा, ताकि म्यांमार के लोगों की आशाओं और आकांक्षाओं का पूरा सम्मान किया जा सके और उन्हें पूरा किया जा सके। India welcomes the ASEAN initiative on Myanmar and the 5-point consensus. Our diplomatic engagements will be aimed at strengthening these efforts. We also call for upholding the rule of law and release of detained leaders. India's position on the situation in Myanmar has been clear and consistent. We have expressed our deep concern on the developments in Myanmar. We strongly condemn the use of violence and urge maximum restraint. India will continue to engage with measures to accelerate and support the democratic transition in Myanmar so that the hopes and aspirations of the people of Myanmar are fully respected and met. भारत के महान धावक फ्लाइंग सिख के नाम से मशहूर मिल्खा सिंह का आज चंडीगढ़ में अंतिम संस्कार किया जाएगा। कोविड-19 के बाद उत्पन्न हुई जटिलताओं के बाद उनकी हालत गंभीर हो गई थी। 4 बार के एशियन गोल्ड मेडलिस्ट मिल्खा सिंह ने अपने करियर में कई खिताब जीते। मिल्खा सिंह ने 1956, 1960 और 1964 ओलंपिक में भारत का प्रतिनिधित्व किया था। 1960 रोम ओलंपिक में उन्होंने अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया था। भारत ने अपने नायाब हीरे को खो दिया। महान एथलीट मिल्खा सिंह अब हमारे बीच नहीं रहे। कोविड-19 के बाद उत्पन्न जटिलताओं के चलते उनका निधन हो गया। भारत की हर युवा पीढ़ी जिसे खेल से प्रेम है, वो मिल्खा सिंह को सलाम करती है। ओलंपिक खेलों में वह भले ही मेडल जीतने से चूक गए हों, लेकिन एक समय था जब मिल्खा के नाम का डंका दुनिया में बजता था। फ्लाइंग सिख के नाम से मशहूर मिल्खा सिंह का जन्म 1929 में पाकिस्तान के मुजफ्फरगढ़ के गोविंदपुरा में हुआ था। उन्होंने अपने जीवन में कई कठिनाइयों का सामना किया और भारत पाकिस्तान के बंटवारे के वक्त उन्हें भारत आना पड़ा। लेकिन इस दौरान उन्होंने 14 में से अपने 8 भाई बहनों और माता पिता को खो दिया। इन सब यादों के साथ वे भारत आए और सेना में शामिल हो गए। सेना में भर्ती होना मिल्खा सिंह का सबसे जबरदस्त फैसला था। इस फैसले ने उनकी पूरी जिंदगी बदल दी और एक क्रॉस कंट्री रेस ने उनके प्रभावशाली करियर की नींव रखी। मिल्खा सिंह ने 1958 और 1962 एशियाई खेलों में गोल्ड मेडल जीता। उन्होंने 3 ओलंपिक में भारत का प्रतिनिधित्व किया और उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 1960 का रोम ओलंपिक था, जिनमें वे कांस्य पदक जीतने से चूक गए थे। उन्होंने पहली बार 1956 के मेलबर्न ओलंपिक में 200 और 400 मीटर की स्पर्धा में भारत का प्रतिनिधित्व किया। 1960 के रोम ओलंपिक में 400 मीटर दौड़ में मिल्खा ने 45.73 सेकंड के साथ राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया, जो कि लगभग 38 साल तक बना रहा। 1998 में परमजीत ने मिल्खा का राष्ट्रीय रिकॉर्ड तोड़ा। मिल्खा सिंह ने ट्रैक एंड फील्ड में वो छाप छोड़ी जिसे सदियों तक याद रखा जाएगा। स्पोर्ट्स डेस्क, डीडी न्यूज। और फ्लाइंग सिख के नाम से मशहूर पूर्व भारतीय एथलीट मिल्खा सिंह के निधन से पूरा देश शोक में डूबा हुआ है। बीते दिनों ही मिल्खा सिंह कोरोना नेगेटिव हुए थे, लेकिन अचानक से उनकी तबीयत नाजुक होने लगी। इसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती किया गया था, जहां उनकी मौत हो गई। कई अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में देश के लिए पदक जीतने वाले मिल्खा सिंह रोम में हुए 1960 के ओलंपिक में मामूली अंतर से पदक से चूक गए थे। कुछ समय पहले दूरदर्शन से हुई बातचीत में मिल्खा सिंह ने रोम ओलंपिक के अनुभवों को साझा किया था। पेश इस ऑडियो बातचीत के कुछ अंश। जब रेस शुरू होने लगी तो उसी तरह से मैंने वाहेगुरु को दिल के अंदर उतार के नाम ले के सारी चीज़ जाकर स्टार्टिंग पॉइंट पे बैठा। फायर हुआ और रेस शुरू हुई। रेस शुरू हुई तो जब रेस शुरू होती है स्टेडियम सारा गूंज उठता है और तब खिलाड़ी को पता ही नहीं होता कि वो कहाँ जा रहा है और कैसे जा रहा है, क्या चीज़ें हो रही हैं। तो पहली 200 मीटर जो मैंने जसदेव जी लगाई वो इतनी फास्ट लगाई कि अब भी लोग कहते हैं कि आज तक दुनिया में ऐसा एथलीट कोई नहीं हुआ जो कि पहली 200 मीटर जो है 21 सेकंड्स के अंदर कवर की हो। तो जब मैं 250 मीटर पे पहुंचा तो 250 मीटर पे पहुंचते ही मेरे दिमाग के अंदर मेरी किस्मत का सितारा वहीं पे डूबा। वो कैसे डूबा मैं बताना चाहता हूं कि 250 मीटर के ऊपर पहुंचते ही मेरे दिमाग के अंदर ये चीज़ आई कि मिल्खा सिंह तो इतना तेज़ दौड़ रहा है, हो सकता है कि ये 400 मीटर तेरे से ख़त्म ना हो। तो वो जिस स्पीड के अंदर मैं जा रहा था उस स्पीड को मैंने तोड़ा, जो रिदम जो था उस रिदम को मैंने तोड़ा। लास्ट वाले 100 मीटर के अंदर मैंने बहुत कोशिश की, स्टेमिना था मेरे में, बहुत कोशिश की मेल स्पेंस को पकड़ने के लिए। वो मेरे आगे जा रहा है, मैं उसकी टांगें देख रहा हूँ कि टांगें उसकी लड़खड़ाती जा रही हैं।
पकड़ते 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 जब मैं टेप पे पहुंचा, हमने दोनों ने जाके ऐसे फोटो फिनिश किया। तो फोटो फिनिश में वो ले गया 3rd प्लेस और मुझे 4थे नंबर पे जाना पड़ा। मगर ये रेस इतनी तेज़ हम लोगों ने सब ने दौड़ी कि 4 आदमियों ने तो दुनिया का रिकॉर्ड तोड़ा, हम चारों ने, और जो 2 पीछे वाले थे वो भी दुनिया का रिकॉर्ड इक्वल कर गए। और ये रेस जो थे वो हिस्ट्री में जाएगी कि ऐसी रेस जो है 400 मीटर आज तक कभी किसी ओलंपिक गेम के अंदर नहीं हुई। मुझे बहुत खुशी है कि आप चंडीगढ़ आए हैं और ये सारी हिस्ट्री आपने मेरी पूछी है। मिल्खा सिंह जी, आपने इतना वक्त दिया, अपनी ज़िंदगी की सारी घटनाएं, बातें, जो कुछ भी हम जानना चाहते थे, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद। और केंद्रीय खेल मंत्री किरण रिजिजू ने बताया कि वो खेल मंत्रालय और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से एक शोक संदेश लेकर चंडीगढ़ जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि मिल्खा सिंह एक खिलाड़ी ही नहीं बल्कि देश के हर युवा के लिए एक मिसाल थे। आज प्रधानमंत्री जी का जो औपचारिक शोक संदेश है, उनका मैसेज लिखित रूप में वो मैं लेकर के जाऊंगा और उनके जो अंतिम विदा होगा, फ्यूनरल होगा, उसमें मैं अटेंड करूंगा। तो आज ओलंपिक के इस माहौल में मेरे ख्याल से हर एक खिलाड़ी मिल्खा सिंह जी का संदेश को समझते हुए, उनसे प्रेरणा लेते हुए अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करेंगे ओलंपिक्स में, ये मेरा उम्मीद है। और साथ साथ जो मिल्खा सिंह जी का फाइटिंग स्पिरिट है, उसको हर एथलीट को अपनाना है। कोरोना महामारी के बीच खादी और ग्रामोद्योग क्षेत्र ने अपने कारोबार की गति ही बरकरार नहीं रखी, बल्कि इसमें रिकॉर्ड तेजी भी आई है। आत्मनिर्भर भारत और लोकल फॉर वोकल के मंत्र ने इस क्षेत्र को आगे बढ़ने की ताकत दी है। देखते हैं रिपोर्ट। कोरोना महामारी के बावजूद खादी और ग्रामोद्योग इस साल अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया है। अगर 2020-21 की बात करें तो इस क्षेत्र में इस साल 95,741 करोड़ से अधिक का कारोबार किया गया। ये आंकड़ा 2019-20 में 88,887 करोड़ था। इस लिहाज से अगर टर्नओवर की बात करें तो खादी और ग्रामोद्योग ने इस साल 7.71% की उछाल लगाई है। ये सब उस माहौल में हुआ है जब 25 मार्च के बाद तकरीबन 3 महीने देश भर में अलग अलग जगहों पर लॉकडाउन रहा। इस समय में खादी के उत्पादन और सेल के आउटलेट बंद रहे, लेकिन दूरगामी नीति ने इस क्षेत्र की गति को बनाए रखा। इसमें सबसे ज्यादा मददगार साबित हुआ प्रधानमंत्री का आत्मनिर्भर भारत और वोकल फॉर लोकल का आह्वान। ग्रामोद्योग ने स्थानीय वस्तुओं का उत्पादन और बिक्री बढ़ाया। इस क्षेत्र ने मार्केटिंग के नए नए तरीके इजाद किए। सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग मंत्री नितिन गडकरी ने इस दिशा में एक नीतिगत ढांचा तैयार किया था, जिसने इस बुरे वक्त में भी ग्रामोद्योग और खादी को मजबूती से खड़े रहने का मंत्र दिया। 2015-16 से इस दिशा में काम शुरू हो गया था, जिसने इस संकट के वक्त रास्ता दिखाया। 2015-16 के मुकाबले आज तक खादी और ग्रामोद्योग का उत्पादन 101% बढ़ा है, जबकि बिक्री रिकॉर्ड 128% बढ़ी है। इसके लिए खादी ई पोर्टल, खादी मास्क, खादी फुटवियर, खादी प्राकृतिक पैंट, खादी हैंड सैनिटाइजर को बाजार में उतारा गया। इसके साथ ही साथ नए स्फूर्ति क्लस्टर को भी बढ़ावा दिया गया। सरकार के स्वदेशी अपनाने के प्रोत्साहन देने की नीति और खादी और ग्रामोद्योग से जुड़े उत्पादों का अर्धसैनिक बलों के लिए सप्लाई का करार खादी और ग्रामोद्योग का टर्नओवर बढ़ाने में कारगर साबित हुआ। ग्रामोद्योग ने उत्पादन और बिक्री के लिहाज से बाजी मारी है। उत्पादन की बात करें तो ग्रामोद्योग में 2019-20 में जहां उत्पादन 65,393 करोड़ था, 2020-21 में यह बढ़कर 70,329 करोड़ हो गया। इसी तरह 2020-21 में ग्रामोद्योग की सेल 92,214 करोड़ हो गई, जबकि यही आंकड़ा 2019 में 84,675 करोड़ रहा। लेकिन इस साल में खादी क्षेत्र का उत्पादन काफी प्रभावित हुआ। महामारी का खादी की बिक्री पर भी असर पड़ा। खादी और ग्रामोद्योग ने महामारी के वक्त में बेरोजगारी पर भी नियंत्रण रखा। इस दौरान बड़ी संख्या में युवा स्वरोजगार की ओर प्रेरित हुए और कई छोटे छोटे काम शुरू किए गए। इससे युवा अपना काम शुरू करने के साथ ही कुछ लोगों को रोजगार भी दे सके। अजय विक्रम सिंह की रिपोर्ट, डीडी न्यूज।
और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन डीडी न्यूज पर खबरों का सफर लगातार जारी है। हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार। आज कौन सी कुल्फी खाने का मूड है? केसर वाली कश्मीरी या इलायची वाली पंजाबी, बादाम पिस्ता वाली बॉम्बे कुल्फी या केवड़ा में घुली राजस्थानी